मैं पवन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक बात भी हमको समझनी चाहिए कि जहां तक मेरी स्मृति है, दुनिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ संभवतः कि किसी न्यूक्लियर स्टेट में घुसकर उसके मिलिट्री बेस को, एयर बेस को ध्वस्त कर दिया जाए। यह कार्रवाई मोहल्ले के गुंडे बदमाशों के खिलाफ थोड़ी नहीं कर रहे थे, वो तो ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन निपटा दिए। असूद मसूद जितने थे परिवहन के खालू और वो चालू, वो तो सब हो गए, मारे गए। ये ऑपरेशन तो पाकिस्तान की सेना पर किया गया पवन जी, और ये पूछा जा रहा है कि सेना फिर किया क्या भारत ने। मुझे याद नहीं आता कि किसी ने न्यूक्लियर पावर देश के खिलाफ ऐसा सैन्य ऑपरेशन किया हो किसी देश ने। पवन अग्रवाल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अमिताभ जी, ऐसा पहली बारी युद्ध के इतिहास में हुआ होगा, और आप भी शायद इसको अवश्य देख रहे होंगे कि भारत ने हमला नहीं किया, आतंकवादी अड्डों को उड़ाया, आतंकवादियों को उड़ाया। केवल पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया, उसके बाद हमने उनके सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी न्यूक्लियर स्टेट ने किसी दूसरी न्यूक्लियर स्टेट पर अटैक किया है, और बगैर किसी क्षति के किया है। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हुई है इस युद्ध के अंदर, कि हमारे देश की तीनों फौजों ने, जिसको हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं, इंटीग्रेटेड कमांड, उसके रूप में हमने काम किया है। थल सेना, वायुसेना और हमारी नौसेना, तीनों ने तैयार होकर के पूरे समन्वय के साथ काम किया है। और जो लोग ये कहते हैं कि सरकार को कटघरे में लाने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इस समय भारत के लोगों को सरकार का साथ देना है, सेनाओं का साथ देना है, उनका मनोबल बढ़ा कर रखना चाहिए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज आएगा नहीं। ये सीज फायर एक छलावा है। इसके बाद ये जो DGCMOs की जो बात चल रही है, हम लोग अपने स्तर पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। घबराहट पाकिस्तान के अंदर है, हमारे अंदर कोई घबराहट नहीं है। वो बार बार समय चेंज कर रहे हैं। आज सुबह 12 बजे बात होनी थी, फिर अब उन्होंने कहा कि शाम को बात होनी है। अब वो बात होगी या नहीं होगी, लेकिन हमारा ऑपरेशन सिंदूर चालू है, वो रुका नहीं है। हम आतंकवाद के खिलाफ थे, और जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद रहेगा, भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि आज माननीय प्रधानमंत्री इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि भारत प्रतिबद्ध है आतंकवाद को मिटाने के लिए, और उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। डॉक्टर दीवान, अगर इसको सरल भाषा में कहें, बहुत कठिन कूटनीतिक भाषा में ना इसको ले जाएं, सरल भाषा में कहें जो सामान्य आदमी समझ पाए, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये समझ बनी है कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे लिए आतंकवादियों को दंड देने के लिए सरहद कोई मायने नहीं रखती। कल रक्षा मंत्री के बयान को सुनिए। कल उन्होंने कहा कि सरहद के पार भी आप छुपे होंगे तो हमारे लिए सरहद मायने नहीं रखती, हम आपको चेज करेंगे और दंडित करेंगे। एक बात। और जब हम ये करेंगे तो आतंकवादियों के समर्थन में आंसू बहाने और कुछ कर दिखाने के लिए पाकिस्तान की फौज को आने पड़ेगा, आएगी, क्योंकि वहां तो जो फौज है वही आतंकवादी है, जो आतंकवादी है वही फौज है। कोई किसी का मामू है, कोई किसी का खालू है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली अभी चालू है मामला, लंबा चलेगा नहीं। दीवान जी, भारत कल किसी हाफिज सईद को ढूंढेगा जब, तो स्वाभाविक है मुनीर के झुंझुने आएंगे, बीच में आएंगे, तो वो भी प्रसाद पाएंगे। दीवान साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अग्निहोत्री साहब। इसलिए जो आज 12 बजे मीटिंग होनी थी DGMOs की, 5 बजे होनी है, ये DGMOs के बीच का मामला नहीं है, ये दो देशों के बीच का मामला है। ये काम हायर लेवल पे होना चाहिए,
ताकि कल को जब हमने माना है, अमेरिका ने कहा, जिसने कहा, उसने कहा, माना है, मानने के बाद ये तभी बात छूटेगी कि क्या, कि ये टेररिज्म के बरखिलाफ पूरी गारंटी हमें मिले। कैसी गारंटी मिले? आपने कहा राइट ऑफ एंट्री हॉट परसुइट, उसे अमेरिकन आर्मी लैंग्वेज में कहा जाता है हॉट परसुइट, हम उसको कर सकते हैं, फिर एलओसी बॉर्डर नहीं देखा जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हम आपको लिस्ट ऑफ टेररिस्ट दे रहे हैं, उनको सौंपी हमारे पास। नंबर 3, हम आपको लिस्ट ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, टेररिस्ट अड्डे दे रहे हैं आपके ट्रेनिंग के और बाकी उनको पालन पोषण के, उनको खत्म करिए आप। तो ये बात जल्दी में सुलझेगी नहीं, ये मामला पेचीदा है और पर जाना इसी तरीके पे चाहिए पड़ेगा हमें। और चौथी बात, कल को कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो एक एसओपी बनेगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जैसे बिल्डिंग में अगर आग लग जाए हाँ, तो आग लगती है, ये करना है, ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। पर सवाल ये है, पेचीदा मैं क्यों कह रहा हूं, सवाल ये है, पाकिस्तान तो लिख के देगा, लिखवा भी, हम लिखवा भी लें, कितना उस पर खरा उतरेगा वो तो दम बताएगा, हमारे दम के ऊपर है वो। नहीं तो लिखने में क्या है, कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या बाद में कौन करता है। पर ये हमने इसको ऐसा बिल्कुल आपने ठीक बात कही। मैं आशीष जी के पास चलूं, जो दीवान जी साहब कह रहे ठीक कह रहे हैं। 48 में भी कागज बना, 66 में भी बना, 65 के बाद, 71 के युद्ध के बाद 72 में बना शिमला में कागज, लाहौर डिक्लेरेशन बना वाजपेयी जी के समय में, आगरा डिक्लेरेशन बना वाजपेयी जी के समय में। पाकिस्तान ने तो सारे डिक्लेरेशन पर दाल मोट रख के खा ली, किसी डिक्लेरेशन को माना नहीं ना। हम भी समझ रहे हैं उनकी नीयत। आशीष जी, मैं एक थोड़ी उलटवासी वाली बात कहता हूं जिससे तस्वीर साफ हो पाए। मेरी बात से दोनों रक्षा विशेषज्ञ भी सहमत होंगे, ऐसा मुझे लगता है। मान लीजिए जो स्थिति हमने पाकिस्तान की कि उसके 11 बड़े एयरबेस हमने ध्वस्त कर दिए, ये पाकिस्तान के सैन्य शक्ति पर, राज्य की संप्रभुता पर हमने लात रख दी। सरल भाषा में इसका अर्थ ये हुआ कि हमने पाकिस्तान की हैसियत पर लात रख दी, उसके माथे पर लात रख दी। अगर ऐसा ही भारत में पाकिस्तान करके निकल गया होता तो यहां सब लोग किस दृश्य को क्रिएट कर रहे होते, ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं क्या? कैसा गाली गलौज का माहौल हो जाता इस देश में, हो जाता कि नहीं हो जाता? हाय हाय इस्तीफा दो, हाय हाय इस्तीफा दो, होता ना? 100 लांछन लगते, सेना का भी लिहाज नहीं होता, राजनीतिक सत्ता को छोड़िए। लेकिन भारत की सेना, भारत का राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश पर पाकिस्तान में इतना नुकसान करके सकुशल लौट आई बिना किसी नुकसान के, तो हम उसके लिए वो तेजी नहीं दिखा रहे स्वागत में जो दिखानी चाहिए। नहीं, इसके उलट सोच लीजिए कि अगर ऐसा हुआ होता, हमारा कोई एयरबेस उड़ गया होता, तो क्या स्थिति होती? सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल, तृणमूल, सब जितने मूल हैं। आशीष जी। अमिताभ जी, मैं वर्तमान स्थिति पे आना चाहूंगा, मैं उस स्थिति पे नहीं जाना चाहूंगा जो हुई नहीं। जो हुआ, मैंने सवाल कभी भी किसी भी विपक्ष ने ये नहीं पूछा कि क्या किया हमने। मेरा सवाल ये था, हम इतनी मजबूत स्थिति में थे, इतनी मजबूत स्थिति में भारतीय सेना थी, इतनी कमजोर स्थिति में पाकिस्तान था। जब पाकिस्तान मरने की कगार पे था, उसने कहा सीज फायर, अमेरिका से एक फोन आता है और आपने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? मेरा सवाल ये था कि जब हम पाकिस्तान के 70 साल के जो कारनामे हैं उसको दंडित करने जा रहे थे, सेना तैयार खड़ी हुई थी और आपने घुटने टेक दिए लास्ट मोमेंट पे। ये सवाल था। मेरा दूसरा सवाल था कि आप कूटनीतिक में बहुत आपने 200-250 जो है इधर उधर यात्राएं कर डाली, आईएमएफ से आप उसको रोक नहीं पाए, उन्होंने फिर भी उसको लोन दे दिया। मेरा तीसरा सवाल था कि बलूचिस्तान हमारी उम्मीद पे बहुत मुश्किल से वहां बहुत तगड़े हमले कर रहा था, वो उम्मीद कर रहा था भारत उसकी आजादी की घोषणा में उसका साथ देगा, उसको एम्बेसी के लिए जगह देगा, आपने वो भी नहीं दी। ये मेरे सवाल थे। सेना से मत जोड़िए, सवाल को मत घुमाइए, कोई सेना
के आशीष सवाल जी, पे इस माइक ठीक। लाल इस देश के अंदर शौर्य पे उसके ठीक। सवाल नहीं उठाता है। ठीक। लोग उसकी आड़, उसके पीछे जरूर छुपने की कोशिश करते हैं ठीक है आशीष अपने जी। सवालों से बचने के लिए। ठीक बात। आनंद दुबे ने सुने हैं आपके सवाल, वो उत्तर देंगे। लेकिन मैं एक बात कहूं, आपने इस बार नई बात कही। पिछली बार जब आपने बोला था तो आपने कहा था कि आतंकवादियों को मारने के अलावा, उनके अड्डे तोड़ने के अलावा और हमने क्या किया, तो मुझे गिनाना पड़ा था कि हमने क्या किया। बात इतनी सरल नहीं, तो बात ही नहीं बढ़ती। अगर आप ही अपने उद्बोधन में कह देते कि हम इस बात से गौरवान्वित हैं कि भारत ने एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेट के एयर बेसेस तबाह कर दिए, वो भी दर्जन भर। आतंकवादियों को परे रखिए, वो तो छोटा खेल था, वो तो एक ही दिन, वो तो 25 मिनट में कर दिया था, वो तो 25 मिनट में हो गया था खेल भाई, 25 मिनट में हो गया था। ये ठीक बात। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा आरती और मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।